हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 10 अर्बनाइजेशन इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द आइडियाज ऑफ हेनरी पिरेन एंड मैक्स वेबर ऑन अर्बनिज्म? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ अर्बनिज्म। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें हेनरी पिरेन ने और मैक्स वेबर के अर्बनिज्म के विचारों को समझाना है, यानी उन्होंने शहरों के विकास को कैसे समझा। साथ ही हमें यह भी बताना है कि अर्बनिज्म का कंपैरेटिव स्टडी करना क्यों जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्बनिज्म का मतलब है शहरों का उत्पत्ति, उनका विकास और सामाजिक आर्थिक जीवन का अध्ययन। इस फील्ड में हेनरी पिरेन ने और मैक्स वेबर दो बड़े स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अलग अलग नजरिए दिए। पिरेन ने मध्य केलन यूरोप में शहरों के दोबारा उभरने को इकोनॉमिक और ट्रेड के दृष्टिकोण से समझा, जबकि वेबर ने अर्बन लाइफ को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में देखा। दोनों के आइडियाज मिलकर हमें समझ देते हैं कि नगरीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। मेन बॉडी। 1. हेनरी पिरेन ने के विचार, आइडियाज ऑफ पिरेन। हेनरी पिरेन ने एक बेल्जियन हिस्टोरियन द जिन्होंने पिरेन थीसिस दी। पिरेन थीसिस। उनका कहना था कि यूरोप में अर्बन लाइफ का पतन जर्मैनिक इन्वेजन से नहीं बल्कि अरब एक्सपेंशन से हुआ था। जब अरबों ने मेडिटरेनियन ट्रेड को रोक दिया, तब यूरोप अलग हो गया और शहरों की अर्थव्यवस्था गिर गई। टाउन्स का रिवाइवल। पिरेन के मुताबिक 10th सेंचुरी के बाद जब ट्रेड दोबारा शुरू हुआ, तब मर्चेंट एक्टिविटीज और फेयर्स के जरिए नए टाउन्स उभार कर आए। इकोनॉमिक बेस। उनके हिसाब से नगरीकरण का मूल आर्थिक था, व्यापार और क्राफ्ट प्रोडक्शन ने शहरों को जन्म दिया। बुर्जुआजी का उदय। इस पीरियड में एक नया बोर्जवा मिडिल क्लास आया, जिन्होंने फ्यूडल कंट्रोल से आजादी चाही और सेल्फ गवर्निंग टाउन्स बनाए। सार में, पिरेन के लिए शहरों का विकास कमर्स और ट्रेड के पुनर्जागरण का परिणाम था। 2. मैक्स वेबर के विचार, आइडियाज ऑफ वेबर। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट द जिन्होंने सिटीज को सामाजिक और संस्थागत रूप से समझा। सिटी की परिभाषा। वेबर के मुताबिक एक सिटी में कुछ खास फीचर्स होते हैं। फोर्टिफिकेशन, रक्षा के लिए दीवार या सुरक्षा प्रणाली। मार्केट या व्यापार का केंद्र। अपना कानूनी और प्रशासनिक सिस्टम। थोड़ा बहुत स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट। सिटी के प्रकार। वेबर ने सिटीज को कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मर्चेंट सिटीज में बांटा, उनके इकोनॉमिक फंक्शन के हिसाब से। सिविक कम्युनिटी और सिटीजनशिप। उनके लिए एक ट्रू सिटी वही है जहां लोग सिटीजनशिप के साथ सामूहिक जीवन में भाग लेते हैं। अर्बन लाइफ का स्वरूप। वेबर कहते हैं कि शहरों में लोगों के रिश्ते अधिक रैशनल और व्यवहारिक होते हैं, गांव के जैसे पारिवारिक नहीं। इस तरह वेबर ने अर्बनिज्म को एक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में समझा। 3. कंपैरेटिव मेथड का महत्व। विभिन्नता को समझना। कंपैरिजन से हम देख सकते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं में शहरों का विकास किस तरह हुआ। पैटर्न पहचानना। हड़प्पन और यूरोपियन टाउन्स जैसे उदाहरण से हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस समझ सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। कंपैरेटिव स्टडी हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स को जोड़कर एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग देती है। आधुनिक रेलेवेंस। आज के समय में कॉलोनियल और इंडस्ट्रियल अर्बनिज्म समझने के लिए भी कंपैरेटिव मेथड काफी उपयोगी है। कंक्लूजन। हेनरी पिरेन ने जहां ट्रेड और आर्थिक पुनर्जागरण पर जोर दिया, वहीं मैक्स वेबर ने सिविक इंस्टीट्यूशंस और सिटीजनशिप पर। दोनों के आइडियाज बताते हैं कि नगरीकरण एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू सभी महत्वपूर्ण है। कंपैरेटिव अप्रोच से हम इन सभी डायमेंशंस को समझकर एक व्यापक दृष्टिकोण पा सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. How did Harappans organize craft production? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हड़प्पन सभ्यता में क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज होता था, कौन से टाइप के क्राफ्ट्स बनते थे, कौन लोग बनाते थे, और उनका सिस्टम किस तरह से मैनेज होता था। हमें लेबर डिवीजन, वर्कशॉप्स, ट्रेड और रॉ मटेरियल के सोर्सेस के बारे में लिखना है।
ध्यान इस बात पर रहे कि क्राफ्ट एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस था, सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं। आंसर। इंट्रोडक्शन। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 to 1900 BCE दुनिया की सबसे प्राचीन और एडवांस्ड अर्बन कल्चर्स में से एक थी। इस समय का सबसे बड़ा फीचर था वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी। हड़प्पन्स ने पॉटरी, बीड्स, मेटल्स, सील्स और ऑर्नामेंट्स बनाना एक आर्ट के रूप में डेवलप किया था। इस आंसर में हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने क्राफ्ट प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया, किस तरह से लेबर, रॉ मटेरियल्स और ट्रेड का कोऑर्डिनेशन हुआ, और इसका उनके अर्बन लाइफ पर क्या इफेक्ट था। मेन बॉडी। 1. नेचर एंड टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स। हड़प्पन्स के क्राफ्ट्स बहुत डाइवर्स थे, जैसे बीड मेकिंग, पॉटरी, मेटलर्जी, आइवरी और शेल वर्क, सील इनग्रेविंग और टेक्सटाइल्स। उन्होंने कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, टेराकोटा, शेल और सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे मटेरियल्स का यूज किया। अलग अलग जगह पर अलग स्पेशलाइजेशन था। चनुदारो बीड्स के लिए मशहूर था और लोथल शेल और आइवरी वर्क के लिए। ये दिखाता है कि हड़प्पन्स के पास एक मैच्योर और प्लान क्राफ्ट इंडस्ट्री थी। 2. ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। हड़प्पन प्रोडक्शन सिस्टम बिल्कुल सिस्टमैटिक था। एक्सकवेशंस में वर्कशॉप्स, फर्नेसेस और टूल्स मिले हैं जो प्लान प्रोडक्शन बताते हैं। हर क्राफ्ट के लिए अलग ग्रुप्स या फैमिलीज होती थी, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर और हेरेडिटरी स्पेशलाइजेशन का सिस्टम था। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा में इंडस्ट्रियल एरियाज रेजिडेंशियल एरियाज से अलग मिले हैं, जो एक प्लान्ड अर्बन जोनिंग को दिखाता है। इससे पता चलता है कि उनका प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी, रैंडम नहीं। 3. सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ट्रेड नेटवर्क्स। हड़प्पन्स के ट्रेड नेटवर्क्स बहुत वाइड थे। कॉपर राजस्थान और ओमान से आता था, टिन अफगानिस्तान से, लापस लाजुलाई बदख्शन से और कार्निलियन गुजरात से। इन मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए लोथल जैसे पोर्ट टाउन्स और वर्कशॉप्स का यूज होता था। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स के एविडेंस से पता चलता है कि ट्रेड एक रेगुलेटेड सिस्टम के अंडर होता था, शायद स्टेट के कंट्रोल में। ट्रेड और क्राफ्ट एक दूसरे के सहारे ग्रो करते गए। 4. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पेशलाइजेशन। हड़प्पन्स ने लॉस्ट वैक्स टेक्निक, फायोन्स मेकिंग और बीड ड्रिलिंग जैसे एडवांस टेक्निक्स यूज किए। टूल्स जैसे ड्रिल्स, फर्नेसेस, चिजल्स उनके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को दिखाते हैं। सील्स और पॉटरी पर यूनिफॉर्म डिजाइन्स और मेजरमेंट्स दिखते हैं, जो एक क्वालिटी कंट्रोल और मैस प्रोडक्शन सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं। रूरल एरियाज रॉ मटेरियल देते थे और सिटीज फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन और ट्रेड करते थे। ये एक इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी थी, रूरल और अर्बन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। 5. सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। क्राफ्ट्स ने अर्बन इकोनॉमी को सस्टेन किया और कुछ लोगों को स्किल्ड आर्टिजन के रूप में पहचान दी। एविडेंस के हिसाब से ये भी लगता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में कुछ कम्युनिटी या अथॉरिटी का कंट्रोल था। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल आइडेंटिटी दोनों क्राफ्ट के थ्रू एक्सप्रेस होती थी। क्राफ्ट प्रोडक्शन हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोर इकोनॉमिक फंक्शन था। कंक्लूजन। हड़प्पन क्राफ्ट प्रोडक्शन एक वेल प्लान्ड, स्पेशलाइज्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम था। ये उनके अर्बन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। ट्रेड, स्पेशलाइजेशन और स्किल डेवलपमेंट ने हड़प्पन इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया और सिविलाइजेशन को एक डिस्टिंक्ट पहचान दी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. What were the characteristics of urban centers in the early historic Tamilkam? Question explanation. यह क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि प्राचीन तमिलकाम के शहरों की क्या खास बातें थी, उनका ट्रेड, क्राफ्ट, कल्चर और समाज कैसा था। हमें बताना है कि कैसे ये शहर इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटी के बड़े सेंटर्स बने और इनका एविडेंस आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज में मिलता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड 300 BCE to 300 CE में तमिलकाम यानी आज के तमिलनाडु और केरला के कुछ हिस्सों में बहुत तेज अर्बन ग्रोथ हुई थी। इस दौरान राजनीतिक संगठन, व्यापार और सामाजिक बदलाव एक साथ हो रहे थे। अर्बन सेंटर्स मतलब ऐसे स्थानों से है जो एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और क्राफ्ट प्रोडक्शन के में केंद्र थे। जैसे कवरीपट्टिनम, पहाड़, अरिकमेदु और ओरेयूर जैसे साइट्स इस युग के शानदार शहरों का उदाहरण है। संगम लिटरेचर और रोमन ट्रेडर्स के रिकॉर्ड्स भी इन शहरों के जीवन का वर्णन करते हैं। मेन बॉडी। 1. आर्थिक और व्यापारिक विकास, इकोनॉमिक एंड ट्रेड ग्रोथ। देसी और विदेशी ट्रेड।
तमिलकाम के पोर्ट्स जैसे कवरीपट्टिनम और अरिकमेदु ने रोमन एम्पायर और साउथ ईस्ट एशिया से संबंध बनाए। एक्सपोर्ट्स, मोती, कपड़े, मसाले और बीड्स जैसे माल एक्सपोर्ट होते थे, जबकि रोमन गोल्ड कॉइन्स और वाइन इंपोर्ट होती थी। बाजार और गिल्ड्स, शहरों में अंगाडी, मार्केट और व्यापारी संघ जो व्यापार और कर निर्धारित करते थे। व्यापारी वर्ग, मनीग्राम जैसे मर्चेंट गिल्ड्स एक ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल सिस्टम को दिखाते हैं। 2. शिल्प और उद्योग, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। विशेष शिल्प, बीड मेकिंग, मेटल वर्क, पॉटरी और टेक्सटाइल वीविंग जैसे काम शहरों में होते थे। अरिकमेदु से मिली रोमन पॉटरी स्पेशलाइजेशन का प्रूफ है। संगठित शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन अलग अलग ग्रुप्स में काम करते थे और कुछ एरिया उनके लिए अलग होता था। लोकलाइजेशन, हर प्रोफेशन के अपने मोहल्ला होते थे, जैसे कुम्हारों का एरिया, सुनारों का एरिया और बुनियों का एरिया। 3. राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स। राजाओं का सहारा, मदुरई और उरैयूर जैसे शहर पंड्या और चोला राजधानी थे। कर और व्यवस्था, राजे व्यापार और शिल्प से कर वसूल करते थे जिससे सड़कें, पोर्ट और बिल्डिंग बनाई जाती थी। नगर योजना, संगम टेक्स्ट शहरों के सड़कों, बाजारों और फोर्टिफिकेशन का वर्णन करते हैं, ये उनके प्लान होने का सबूत है। 4. सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन, कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ। मंदिर और पूजा, इस युग में बड़े मंदिर कम थे, पर छोटे श्राइन्स और स्थानिक देवताओं का पूजन होता था। कलाकार और कविता, पोएट्स, म्यूजिशियंस और डांसर्स अर्बन कल्चर का हिस्सा थी। संगम कविताओं में इसका वर्णन है। धार्मिक विविधता, बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव भी शहरों के आसपास मोनेस्ट्रीज और इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। 5. सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। विविध लोग, शहरों में व्यापारी, शिल्पकार, पुरोहित और मजदूर सब एक साथ रहते थे। महिलाओं की भूमिका, महिलाएं वीविंग और कविता लिखने में भी सक्रिय थी, जैसे संगम टेक्स्ट बताते हैं। ऐश ओ आराम, अमीर व्यापारी सुंदर घरों में रहते, गहने पहनते और उत्सव मनाते थे, जो रूरल एरियाज से बिल्कुल अलग था। कंक्लूजन, अर्ली हिस्टोरिक तमिलकाम के शहर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे। ये शहर केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि कला और धर्म के लिए भी जाने जाते थे। तमिलकाम की ये अर्बन कल्चर हाई बाद में चोला और पंड्या जैसे बड़े साम्राज्यों के लिए बुनियाद बना। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. What was the perception of the forests in the early literature? Describe the relationship between the forest and the village. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि प्राचीन साहित्य, जैसे वैदिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत और बौद्ध जैन ग्रंथों में वन, फॉरेस्ट को कैसे देखा गया था। साथ ही हमें ये समझाना है कि गांव और वन के बीच किस तरह का संबंध था, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत के इतिहास में वन या फॉरेस्ट का अपना एक अलग ही महत्व रहा है। प्राचीन समय में वन सिर्फ जंगली इलाका नहीं था, बल्कि एक पवित्र और रहस्यमयी जगह मानी जाती थी। यहाँ तपस्या होती थी, राशन मिलता था और ये जीवन का एक जरूरी हिस्सा था। वेदों और पुराणों में वन को कभी भय और कभी शांति के रूप में देखा गया है। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि प्राचीन साहित्य में वन की क्या छवि थी और गांव के साथ इसका क्या संबंध था। मेन बॉडी। 1. प्राचीन साहित्य में वन की सोच, परसेप्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। वैदिक युग। ऋग्वेद में वन को पवित्र स्थान बताया गया है, देवताओं, ऋषियों और प्रकृति की आत्मा का घर। वन से लकड़ी, औषधि और पोषक सामग्री मिलती थी, पर साथ ही ये एक अजना और डरावना स्थान भी था। रामायण और महाभारत। इन ग्रंथों में वन तपस्या और वनवास का स्थान है। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास या पांडवों का अरण्यवास इस बात को दिखाता है कि वन एक परिवर्तन और परीक्षा का स्थान था। अरण्य का शब्द ही दिखाता है कि वन में ज्ञान और ध्यान दोनों का संगम होता था। बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध और जैन मुनि वन में तपस्या करते थे। उनके लिए वन एक शुद्ध और शांत जगह थी जहां दुनिया के मोह माया से दूर रहकर मोक्ष का मार्ग मिलता था। 2. वन एक आर्थिक और सामाजिक आधार के रूप में। वन से लकड़ी, फल, मर, औषधि और जंगली जानवर मिलते थे, जो व्यापार और जीविका दोनों के लिए जरूरी थे। वनवासी जातियां, ट्राइब्स, वन में रहती थी और गांव के लोगों के साथ सम्मान और सौदा करती थी, ग्रेन्स के बदले जंगल की उपज। राज्य भी वन से कर, टैक्स या समा प्राप्त करता था। वनपाल जैसे पद भी इसीलिए बने थे।
यहाँ से रथ, यंत्र और यज्ञ की सामग्री मिलती थी जो उस समय के समाज के लिए बहुत जरूरी थी। 3. गांव और वन का संबंध। भौगोलिक रिश्ता। गांव और वन एक दूसरे के बिना अधूरे थे। गांव को वन से लकड़ी, घास और पानी मिलता था और वन को गांव के लोगों से रक्षा और उपयोग के नियम मिलते थे। सांस्कृतिक रिश्ता। आश्रम और तपोवन गांव और वन के बीच का ब्रिज थे। यहाँ ऋषि और गृहस्थ दोनों आते थे, इससे सामाजिक और धार्मिक समानता बनी रहती थी। व्यापारिक संबंध। गांव के लोग वन से रेजन्स, लकड़ी, मधु और हाथी दांत जैसे वस्तु लेते थे और बदले में अन्न, कपड़ा और सामान देते थे। 4. समय के साथ परिवर्तन। लौह युग के दौरान खेती के विस्तार के साथ फॉरेस्ट्स धीरे धीरे कटने लगे और उनकी जगह खेतों ने ले ली। फिर भी वन की पवित्रता बनी रही, मंदिर और तीर्थ स्थल अक्सर वन के पास ही बने। समय के साथ वन धार्मिक और ऐतिहासिक कल्पना का हिस्सा बन गया। भले ही शहरों का विकास हुआ हो, पर वन का महत्व कभी कम नहीं हुआ। कंक्लूजन। प्राचीन साहित्य में वन को एक कठिन, पवित्र और जीवन देने वाले स्थान के रूप में देखा गया। गांव और वन एक दूसरे के साथी थे, एक बिना दूसरे के पूरा नहीं था। जैसे जैसे खेती और नगर विकास हुआ, ये संबंध बदला, पर वन का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बना रहा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. The medieval city-states. B. Temples and urbanization. C. City of Mandu. D. Patrimonial bureaucratic cities. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें से 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में हमें उनका मीनिंग, फीचर्स और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बतानी है। यह क्वेश्चन मेनली मिडीवल भारत के अर्बनाइजेशन पैटर्न्स को समझने पर बेस्ड है। यहाँ हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। A. The medieval city states. B. Temples and urbanization. आंसर। इंट्रोडक्शन। मध्यकालीन भारत में शहरों का विकास राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से जुदा था। इस दौरान कई सिटी स्टेट्स बने जो अपने आप में इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट्स थे। साथ ही मंदिरों के आसपास भी नगर विकास हुआ, जहां धार्मिक और आर्थिक दोनों गतिविधियां होती थी। ये दोनों ही पैटर्न्स भारत के अर्बन लाइफ के डायनामिक नेचर को दिखाते हैं। A. The medieval city states. डेफिनेशन और नेचर। सिटी स्टेट एक ऐसी नगरी थी जो अपने आसपास के इलाके पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण रखती थी। मध्यकालीन भारत में कई ऐसे शहर थे जो अपने शासक या व्यापारी समाज के कंट्रोल में थे, जैसे कांचीपुरम, तंजावुर, विजयनगर और वारंगल। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फीचर्स। यह सिटीज राजधानियों के रूप में काम करती थी जहां दुर्ग, महल और प्रशासनिक केंद्र थे। इनका विकास ज्यादातर उपजाऊ जमीन या व्यापारिक रूट्स के पास हुआ, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। गिल्ड्स और व्यापारी समूहों का अर्बन गवर्नेंस में बड़ा योगदान था। कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स। सिटी स्टेट्स कला, संगीत और शिक्षा के केंद्र बने। यहाँ पर अलग अलग संप्रदाय और जातियों के लोग साथ रहते थे, जो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बने थे। सिग्निफिकेंस। सिटी स्टेट्स ने भारत में राज्य निर्माण और नागरिक जीवन के बीच संबंध को मजबूत किया। इन्होंने कला, व्यापार और संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। B. टेम्पल्स एंड अर्बनाइजेशन। इंट्रोडक्शन और रोल ऑफ टेम्पल्स। मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक केंद्र भी बने। तमिलनाडु, ओडिशा और कर्नाटका जैसे क्षेत्रों में बड़े मंदिरों के आसपास नए नगर बने। इकोनॉमिक डायमेंशंस। मंदिरों को जमीन के दान, कर और सामाजिक दान मिलते थे। इनके आसपास कलाकार, शिल्पकार, विवाह और व्यापारी सेटल होते थे, जिससे अर्थव्यवस्था चली। त्योहार और यात्राओं के दौरान बाजार और मेला लगते थे, जो नागरिक व्यापार बढ़ते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल फंक्शंस। मंदिर प्रशासनिक कार्यों जैसे रिकॉर्ड रखना, विवादों का समाधान और सामाजिक सेवाओं में भी सक्रिय थे। यहाँ शिक्षा और भोजन वितरण जैसे कार्य भी होते थे। यात्राओं के नेटवर्क ने अलग अलग नगरों को जोड़ा, एक धार्मिक अर्थव्यवस्था बनाए। आर्किटेक्चरल और कल्चरल इम्पैक्ट। चिदम्बरम, मदुराई, पुरी जैसे मंदिर धर्म और राजनीति के संगम को दिखाते हैं। इनकी भव्य कला और वास्तुशिल्प ने राज्यों की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बनाया। सिग्निफिकेंस। मंदिर शहरों के विकास के केंद्र बने और सामाजिक जीवन को स्थिर किया। उन्होंने धर्म और व्यापार को एक साथ लाकर भारत के अर्बनाइजेशन को यूनिक रूप दिया। कंक्लूजन।
मध्यकालीन भारत के सिटी स्टेट्स और टेम्पल टाउन्स दोनों ने मिलकर नागरिक जीवन को आकार दिया। एक तरफ सिटी स्टेट्स ने राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता दिखाई, तो दूसरी तरफ मंदिरों ने समाज और धर्म के माध्यम से नगर विकास को बढ़ावा दिया। इन दोनों ने मिलकर भारत के अर्बन इतिहास को एक गहरा और विशिष्ट रूप दिया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।